अच्छा, जर्नल फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड सेक्शन स्टार्ट करें वो वेव्स का सेक्शन है। ठीक है, वेव्स से हमारे पास इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है जितने जर्नल फिजिक्स में थे। वेव से हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स होंगे, जिसमें से एक जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव होगा, और एक होगा साउंड, तीसरा लाइट, और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, क्योंकि ये बेसिक है तो इसमें आपको सारी टर्म्स का आइडिया हो जाएगा। और फिर सब सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा तो फिर आप उसे अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट केसेस में। अच्छा, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव काफी छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वेव्स को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, वेव्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंटिन्यूस डिस्टरबेंस। जैसे अगर हमारे पास साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव में क्या होता है कि साउंड में जो भी पार्टिकल्स वहां पर होंगे वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है। लाइट वेव्स में क्या होता है कि जो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, जो भी है। तो बेसिकली इसमें कंटिन्यूस डिस्टरबेंस होती है। जैसे वाटर आपके पास सरफेस होता है, वाटर सरफेस में आप एक स्टोन को ड्रॉप कर दो तो उसमें वो रिपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो कंटिन्यूस डिस्टरबेंस होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो वेव्स को एक्सप्लेन कर रही हैं बेसिकली। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो हम इसकी एक ही प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आपको याद रहे उसकी वेव्स की डेफिनेशन। वेव्स को हम डिफाइन करेंगे: ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर और मीडियम। अच्छा, वेव्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपने याद रखनी है, हमारा थोड़ा सा डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन में और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं वाटर वेव्स का। आप सी वेव्स को देखते हो। सी वेव्स एक पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट तक उनकी वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं। तो उसमें अब हम डेली लाइफ में इतना ज्यादा साइंस को इन्वॉल्व नहीं करते, तो हम उसको यही देख रहे होते हैं कि वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हैं। ठीक है। अब वाटर क्या है? लिक्विड। लिक्विड क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। तो हमारे हिसाब से मैटर मूव कर रहा होगा, क्योंकि हम डेली लाइफ में मतलब इतना ज्यादा उस चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते साइंस को जो हमने बेसिकली पढ़ी है। अब हमारा जो डेली कॉन्सेप्ट बन गया वो क्या बनेगा कि वाटर ट्रांसफर हो रहा है, यानी लिक्विड, इन शॉर्ट मैटर ट्रांसफर हो रहा है। और अभी यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर और मीडियम। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे हुआ। तो होता ये बेसिकली, जैसे अगर आप स्प्रिंग की एग्जांपल लो। स्प्रिंग को आप एक जगह फिक्स कर दो एक साइड से, दूसरी साइड उसकी आप फ्री छोड़ दो। अब उस स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करके जब रिलीज करोगे तो होता क्या है कि पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहे। हमने यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब वो जो स्प्रिंग स्ट्रेच कंप्रेस हो रहा था, ठीक है, अब वो इस वजह से हो रहा है कि उसमें जब तक एनर्जी थी तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। जैसे एनर्जी उसमें मतलब सारी यूटिलाइज हो गई दूसरी फॉर्म में, तो उसके बाद जो है वो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? अपनी जो उसकी इनिशियल स्टेट थी वो वापस उसी में आ जाएगा। ठीक है। तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता, ओनली वाइब्रेट हो रहा होता है वो अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड।
ठीक है। तो वो अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड जो है वो वाइब्रेट होकर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। क्योंकि अगर मैटर ट्रांसफर हो रहा होता, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे सी वाटर है, तो सी वाटर अपनी एक फिक्स जगह पर नहीं होता, वो ट्रांसफर होकर अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होता। ठीक है, मतलब वो आगे आ जाता अपनी पोजीशन से। लेकिन क्या होता है कि वो एक मोमेंट के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, तो वो वाइब्रेट होके फॉरवर्ड आते हैं फिर वापस बैकवर्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब जैसे वाटर वेव्स आ रही थी, अब उसमें कोई ऑब्जेक्ट था, अब उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को आगे पुश कर दिया, तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैटर ट्रांसफर होता तो उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली परमानेंटली आगे आ जाते। सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखनी होती है कि इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अगर कहीं पर आपने ये लिख दिया तो फिर आपकी डेफिनेशन जो है वो ऑपोजिट चली जाएगी। तो कॉन्सेप्ट कुछ और होगा, डेफिनेशन कुछ और होगी, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्सप्लेनेशन अब कैसे होगी। ठीक है। तो एक चीज तो आपने ये याद रखनी है कि अब सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा और इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है। तो वो जो ट्रांसफर हमें नजर आ रहा होता है बेसिकली वो वाइब्रेशन हो रही है पार्टिकल्स की अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव के बाद इसमें जो टाइप्स ऑफ वेव हैं वो दो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। ठीक है। अब वो दो टाइप ऑफ वेव देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट कैटेगरी आएगी वेव की लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब बहुत सिंपल सा होगा। जैसे अभी स्प्रिंग की एग्जांपल ली थी, स्प्रिंग की एग्जांपल में आपने ये ऑब्जर्व किया कि फॉर एग्जांपल पहले स्प्रिंग की पोजीशन ये थी। ठीक है। उसके बाद आपने उसे स्ट्रेच कर दिया, फिर वो थोड़ा सा कंप्रेस हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो पहले हम इसे आगे लेकर गए और फिर ये वापस कंप्रेस की तरफ आ गया। ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में हुआ क्या कि पार्टिकल्स आगे गए और पार्टिकल्स वापस आ गए। ठीक है। तो एक ही लाइन में ये प्रोसेस हुआ। ठीक है। और एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर होगी? एनर्जी भी एक ही लाइन में ट्रांसफर होगी। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग की मूवमेंट ही एक ही लाइन में है, तो वो एनर्जी का ट्रांसफर भी एक ही लाइन में कर रहा है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता चला कि लॉन्गिट्यूडनल जो वर्ड है, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ से ड्राइव कर रहे हैं वर्ड को लॉन्ग। तो इससे आप ये याद रख सकते हो कि वन लाइन में आपके पास जो है वो वाइब्रेशन होगी पार्टिकल्स की। तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन ये बनेगी, व्हेन पार्टिकल्स या व्हेन द वाइब्रेशन। अब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होंगे तो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं वो। सो व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। इसको और सिंपल एग्जांपल एक और है, साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव में क्या होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो सामने खड़ा होगा तो हम उससे बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारा यही जो है वो प्रैक्टिस होती है। तो इस वजह से करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स जो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे वो सामने की तरफ करेंगे। स्पीकर रखे जाते हैं तो वो सामने की तरफ होता है, ऐसा नहीं कि उनका फेस ऊपर की तरफ हो और वो साउंड ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि साउंड अपनी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है।
तो इस वजह से जो साउंड की एग्जांपल है वो भी लॉन्गिट्यूडनल में आती है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलग से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है उसके नाम लिखकर। और वो एग्जांपल है सिस्मिक वेव की। सिस्मिक यानी जो अर्थक्वेक होता है बेसिकली, तो उसमें भी वेव्स जनरेट होती है। तो उसमें एक वेव ऐसी होती है कि जो स्ट्रेट लाइन में जनरेट होती है, और उसे हम कहते हैं पी वेव। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव। मतलब सिस्मिक की और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन उसमें से एक कैटेगरी पी वेव्स को कंसिडर करते हैं, जो ये बताते हैं कि जो प्लेट्स में वाइब्रेशन होगी अर्थ की वो एक ही लाइन में होगी। ठीक है। इसके अलावा एक साउंड होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स यूज होंगी लॉन्गिट्यूडनल में। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल में अभी जो हमने स्प्रिंग वाली बात की कि पार्टिकल्स पहले आगे गए फिर पीछे आ गए, तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए भी आपके पास दो टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए लाजमी। पहली टर्म को हम लिखेंगे कंप्रेशन, बहुत आसान। तो कंप्रेशन में आपको वैसे नाम से पता चल रहा है, तो उसमें कुछ नया तो नहीं है। तो सिंपल आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। जब पार्टिकल्स क्लोज होंगे या उनका डिस्टेंस कम होगा एक दूसरे से, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। जब पार्टिकल्स क्लोज होंगे, ठीक है, या एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे या उनका डिस्टेंस कम हो रहा होगा, तो उस कंडीशन को आप कंप्रेशन कहोगे। ठीक है, ये डेफिनेशन भी एग्जाम में आ चुकी है पास पेपर्स में, तो इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब दूर जाएंगे। रेयरफेक्शन। अच्छा, रेयरफेक्शन का मतलब ये होगा कि जब पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं। व्हेन पार्टिकल्स आर फार अवे, या जब उनका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा हो या डिस्टेंस उनका ज्यादा हो। दूसरी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजिंग। ठीक है, ये रेयरफेक्शन की डेफिनेशन हो गई और कंप्रेशन की हो गई। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला पार्ट आपके पास हो गया कंप्लीट। ठीक है। तो मतलब जो एक लाइन में वेव ट्रैवल कर रही होंगी उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैटेगरी में रखेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और उसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन जो है वो सिर्फ एक लाइन में होगी, सिंपल। उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा आइडिया आ गया लॉन्गिट्यूडनल का। अब आते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। ये तो एक कैटेगरी हो गई। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, ट्रांसफर्स में योगा जैसे अभी हमने वाटर वेव्स की बात की, तो वाटर वेव्स में वेव्स आपके पास अप एंड डाउन बनती भी आ रही होती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन हम ये लिखते हैं, व्हेन पार्टिकल्स या व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल
परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें परपेंडिकुलर इस तरह से होता है कि जब आप वेव बनाते हो, फॉर एग्जांपल, जब आपने वेव इस तरह से बनाई, वाटर वेव, और इसमें हम एक सेंटर में ओरिजिनल यानी मीन पोजीशन ले लेते हैं, यानी वो 0 पॉइंट होगा और उसके ऊपर और नीचे मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास वेव आ गई। तो बेसिकली अब इसमें हम कंसिडर इस तरह से करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे रहते हुए अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट अभी डाउनवर्ड है ना, ये अपवर्ड हो जाएगा, और जो अपवर्ड वाला पार्ट है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूस ऑसिलेशंस होती रहेंगी। तो वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन जो है वो वर्टिकल हो गई, और जो वेव ट्रेवल कर रही है वो कर रही है फॉरवर्ड, जैसे आपने वाटर वेव्स को देखा है। तो वेव्स आगे जा रही होती है बेसिकली, और पार्टिकल की वाइब्रेशन जो है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा ट्रांसवर्स वेव्स का। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो पार्टिकल्स को हमेशा अपने वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेना है ट्रांसवर्स में। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात की थी जैसे वेव्स की डेफिनेशन में कि मैटर तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा इसका मतलब है वो सिर्फ अपने पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, और वेव सिर्फ ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो इसकी एग्जांपल्स होंगी, अच्छा, अर्थक्वेक में जो है वो सिर्फ एक लाइन में वेव्स नहीं होंगी, उसमें परपेंडिकुलर भी तो हो सकती हैं। तो एक कैटेगरी ट्रांसफर्स के पास भी आएगी, और वो होगी सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो एस वेव जो है वो ट्रांसफर्स की एग्जांपल में आती है, सेकेंडरी वेव, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर होती है वाइब्रेशन। और दूसरा, जैसे हम वाटर वेव की एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्रिंग थ्रेड होता है, थ्रेड को आप इस तरह से वाटर वेव्स की तरह मूव करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो कंपोनेंट्स है ना, लॉन्गिट्यूडनल में तो सिर्फ दो थे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। इसमें सिर्फ दो नहीं है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा क्रस्ट। इसका पहला कंपोनेंट आएगा क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब ये होगा कि वेव में आप देख रहे हो कि अप एंड डाउन आपको पार्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अपर पार्ट होगा वेव का उसे हम कहते हैं क्रस्ट, अपर पार्ट ऑफ द वेव। तो जब भी बात की जाएगी क्रस्ट वर्ड की, तो क्रस्ट का मतलब होगा ये वाला अपर पार्ट। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं। तीन अपर पार्ट है, यानी तीन क्रस्ट है हमारे पास डायग्राम में। ठीक है, और इसी तरह से जो लोअर पार्ट है उसके लिए हम नाम यूज करेंगे ट्रफ, ताकि आपको टर्म्स पता हो जब हम क्रस्ट का वर्ड यूज करें तो आपको उसका मीनिंग पता हो, ट्रफ का वर्ड यूज करें तो उसका भी मीनिंग आपको पता हो। लोअर पार्ट ऑफ द वेव। इसके अलावा एक और टर्म है इसमें, वो कहलाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये वाली जो, अगर आप फॉर एग्जांपल, ये सेंटर में मीन पोजीशन है,
मतलब यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो से जब आप बिल्कुल मैक्सिमम जाओगे ऊपर या मैक्सिमम आओगे नीचे, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सिर्फ मैक्सिमम वाली काउंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम वॉइस नोट सेंड करते हैं उसमें भी वो पीक्स बनी आती हैं, तो जो पीक होती है बेसिकली वो एम्पलीट्यूड होता है उसका मैक्सिमम। वाटर वेव्स जितनी आपको ऊपर हाइट पे नजर आएंगी वो उसका एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम। ठीक है। तो वो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आ गई। और डी पर हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी एक जर्नल टर्म है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिग्नल की आप एग्जांपल ले लो, सिग्नल रेड होता है, जैसे वो ग्रीन होगा, अब वो 60 सेकंड के लिए खुला, तो 60 सेकंड में आपने ये नोट किया कि इस यहाँ से कितना ट्रैफिक ऑन एवरेज जा चुका है। ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ट्रैफिक की। तो इसी तरह से जब नंबर ऑफ वेव्स को आप नोट कर रहे हो कि वो एक पॉइंट से, ठीक है, और आपने अपने हिसाब से एक स्टॉप वॉच ऑन कर ली कि 40 सेकंड्स में आप देखना चाह रहे हो कि इस पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर जाएंगी, तो वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी डिफरेंट यूज करेंगे। इसका यूनिट होगा हर्ट्स एच जेड। ठीक है, तो इसका यूनिट होगा हर्ट्स एच जेड शॉर्ट फॉर्म में। और इसके बाद एक और टर्म इसमें आएगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ की डेफिनेशन इस तरह से होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। वैसे तो एक वेव कंप्लीट तब हो जाती है जब आपके पास यहां से उसने स्टार्ट किया था और एक क्रस्ट और एक ट्रफ पूरा किया था, तो यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। लेकिन काउंटिंग को प्रॉपर और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको ये दो क्रस्ट नजर आ रहे हैं, तो इन दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ हो जाएगा। तो वेवलेंथ का ये सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है। इसका सिंबल होता है लैम्डा। लैम्डा। ठीक है। तो यहां से आप मेजर कर लो, अगर वहां से मेजर नहीं करना चाह रहे तो बॉटम में ट्रफ दिख रहा है आपको, ट्रफ से मेजर कर लो आप, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए, बीच में गैप ना हो, मिसिंग ना हो कोई। या आपके पास वेवलेंथ आ गया। तो इनमें से कोई भी आप एक मेजरमेंट से वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है।
तो वेवलेंथ आ जाएगा। वेवलेंथ है, लेंथ है, तो लेंथ का मतलब हुआ या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी, कोई भी एक गिवन होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्योंकि यहाँ तक सारी बेसिक्स हैं और यहाँ तक आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे इससे? अभी असल में पहला चैप्टर है ना, इसमें जर्नल प्रॉपर्टीज है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना ज्यादातर, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो अभी आपको मैंने बताया कि डेफिनेशंस आती हैं, जितनी भी लिखी हैं सब आती हैं। अभी तो क्योंकि डेफिनेशंस ही चल रही हैं, अभी हमने कोई कैलकुलेशन की नहीं, तो अभी तो सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें डायग्राम वाला जो पार्ट है वो भी बताता हूँ कि वो कैसे आएगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ डेफिनेशंस है और जर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस नाम का क्या मतलब है और उस टर्म का मीनिंग क्या है, उसे यूज कैसे करना है। तो अभी तो सिर्फ हमने ये सीखा है। ठीक है। तो क्रस्ट आ गया, ट्रफ आ गया, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और हाँ सारी टर्म्स हो गई हैं मेरे ख्याल से, अब और कोई रहती नहीं है। हाँ, एक रह गई, टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड का मतलब ये होगा, टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, सिंपल तो टाइम टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम और फ्रीक्वेंसी का एक लिंक होता है, बहुत आसान सा। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली चलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक यूनिट टाइम में, मतलब आपने फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी से एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर लिया और उसमें इतनी सारी वेव्स बना दी। ठीक है। और एक और एग्जांपल में इस तरह से, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें सेम टाइम ड्यूरेशन में, ये सेम टाइम ड्यूरेशन आ गया फॉर एग्जांपल, तो किस वेव ने, मतलब किस एग्जांपल में ज्यादा वेव कवर हो रही है एक टाइम ड्यूरेशन में, सेम टाइम ड्यूरेशन में? फर्स्ट वाले में। ठीक है। फर्स्ट वाली ने ज्यादा वेव कवर की है एक इक्वल टाइम स्लॉट को अगर हम कंपेयर करें। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम दूसरी वेव की एग्जांपल को कंसिडर करते हैं, तो उसने क्या किया है कि उसने वेव्स तो कम कवर की हैं लेकिन बड़ी वेव्स कवर की हैं। ठीक है, ये इक्वल टाइम स्लॉट आ गया। तो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी है ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स है वहां पे ग्रेटर, लेकिन इसका टाइम पीरियड होगा कम। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है वेव जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, तो उसका टाइम पीरियड कम होता है क्योंकि वेव जल्दी कंप्लीट होती है। और दूसरी वाली एग्जांपल में आप देखो, उसमें फ्रीक्वेंसी है कम, तो उसमें टाइम पीरियड होगा ज्यादा, यानी वेव ज्यादा टाइम ले रही है कंप्लीट होने में। तो इसलिए दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये वाली कैलकुलेशन काफी जगह पर यूज हो जाती है, जब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होता वेव से रिलेटेड, तो वहां पर फिर ये अप्लाई हो जाता है और इससे आपको दूसरी क्वांटिटी अननोन मिल जाती है। ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया सबसे पहले, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा लेकिन यूजफुल है, काफी काफी जगह पर आपको हेल्प कर देता है। ये हो गई दोनों की जर्नल जर्नल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपके पास दोनों जर्नल टाइप ऑफ वेव आ गई, दोनों की जर्नल जर्नल प्रॉपर्टीज आ गई। इसके अलावा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसमें यूज करने के लिए, वो बहुत सिंपल सा है। तो अगर आपने कोई भी वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी हो, किसी भी टाइप की, तो स्पीड ऑफ वेव का एक ही फॉर्मूला होगा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v आपको पता है स्पीड है, f अभी हमने ऊपर लिखा था फ्रीक्वेंसी, लैम्डा भी ऊपर लिखा था जो कि वेवलेंथ थी। ठीक है।
तो ये क्वांटिटीज आपको पता है कि सेम होती है। वेवलेंथ। तो ये आपके पास इसकी क्वांटिटीज हो गई जो आपने फॉर्मूला में यूज करनी है। ठीक है, और इस फॉर्मूला में जो बस क्वांटिटीज है इन्हीं को यूज करेंगे आप। जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, आपके पास टाइम पीरियड गिवन हो, तो आप 1/t करके एफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको वो फॉर्मूला हेल्प कर देगा कि जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव के बाद जो इसमें लास्ट टॉपिक है जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव का, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक है इसमें रिपल टैंक का। अब रिपल टैंक एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बेसिकली, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वेव्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो एक्सपेरिमेंट था रिपल टैंक का। तो यहाँ पर पहले उसे भी डिस्कस कर लेते ताकि आपके पास फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। तो कॉन्सेप्ट है रिपल टैंक। अच्छा, रिपल टैंक की वर्किंग नहीं पूछेंगे आपसे कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो या उसका पूरा प्रोसीजर लिखो। बस आपको उसकी डायग्राम याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है पास पेपर्स में कि उन्होंने डायग्राम के बारे में पूछा है कि आप डायग्राम उसकी एक ड्रॉ करके दिखाओ कि वो किस तरह से होता है। तो रिपल टैंक के बारे में बहुत आसान सी डायग्राम है। आपने क्या करना है कि एक शैलो सा टैंक दिखाना है। ये आ गया हमारे पास शैलो सा टैंक। और इसके एक एंड पर जो है वो आपने एक मोटर का सेटअप कनेक्ट करना है। ये मोटर आ गए हमारे पास, और इस मोटर के साथ जो है वो एक पैडल कनेक्ट होगा। इस पैडल का काम ये होगा कि मोटर कंटिन्यूसली जब वाइब्रेट करेगी, क्योंकि मोटर का काम कंटिन्यूस होता है, सेम रिपीटेड होता है, तो वाटर वेव्स जो यहाँ पर हैं ये पैडल उनको जाकर स्ट्राइक करेगा कंटिन्यूसली। तो जब वो उन्हें कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता रहेगा तो कंटिन्यूस आपके पास वेव्स जनरेट होती रहेंगी यूनिफॉर्म। ठीक है, इस तरह से। तो ये पैडल इस पे स्ट्राइक करता रहेगा और कंटिन्यूस वाटर वेव्स इस टैंक के अंदर जनरेट होती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपके पास वर्किंग हो जाएगी इस मोटर की। और ये पैडल आ गया। आप रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट सर्च करोगे आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अभी फिलहाल हमारे लिए इतना ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल में, तो इसलिए अभी हम नहीं देख रहे उसे। आप बाद में सर्च कर सकते हो इजीली। और ये रेड कलर का जो है ये शैलो टैंक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं लेते इसमें, शैलो ही लेते हैं। डीप की नीड नहीं है हमें। वो क्यों नहीं है वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसके टॉप पर लगाया जाएगा एक बल्ब। अब बल्ब इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वाटर वेव्स जो मूव कर रही हैं तो उनको मूव होते हुए आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑब्जर्व करने का मतलब है अगर आपने उनकी मेजर करनी हो लेंथ, तो अगर आप रूलर रखोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, उनमें चेंजेस आ जाएगी, तो इस वजह से उनकी मेजरमेंट हम कर नहीं सकते फिजिकली। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका शेडो कास्ट करवा रहे हैं ग्राउंड पर। तो कि जब उसका शेडो आ जाएगा तो उसकी शेडो की हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये शेडो पे तो आप
मार्किंग कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये इसका शेडो आ जाएगा। अच्छा, शेडो में आपको कुछ जगह पे डार्क स्पेस नजर आ रहा है, कुछ जगह पे ब्राइट। तो ये जो ब्राइट लाइंस नजर आ रही हैं, ये है क्रस्ट। और ये जो डार्क ब्लैंक नजर आ रहा है आपको स्पेस, ये है ट्रफ। ठीक है, तो ये रिपल टैंक की डायग्राम हो गई सिंपल। और इसके अलावा आपने एक और चीज इसमें देखनी है कि ये जो हमने प्लेन वेव बनाई है, ठीक है, वैसे तो वाटर वेव्स आप देख रहे थे उसमें तो अप एंड डाउन ट्रांसवर्स वेव बन रही थी। ठीक है, लेकिन हमने उसको फ्लैट बनाया है, क्योंकि फ्लैट बनाने में हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम उसको ड्रॉ इजीली कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब इजीली कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह की वेव्स बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वेव फ्रंट। मतलब आप अगर फ्रंट फेस देखते हो वेव का तो वो आपको फ्लैट नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है कि ये एक तो इमेजिनरी होती है, क्योंकि रियल में आपको पता है कि कैसी वेव बन रही थी, हमने उसे अपनी मर्जी से अभी फिलहाल ऐसी बनाई है। एन इमेजिनरी सरफेस दैट कनेक्ट्स ऑल पॉइंट्स इन अ वेव दैट वाइब्रेटिंग इन सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक पैटर्न हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्रस्ट था, तो क्रस्ट सारे टॉप पर हैं, तो हमारे पास जो टॉप पे लाइंस आएंगी तो हम उन्हें क्रस्ट कंसिडर कर लेंगे, और उसके अलावा जो ब्लैंक स्पेस हमने छोड़ा था वो हम ट्रफ के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, यानी ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा है वहां पे वो सारे पार्टिकल्स हैं जो ट्रफ में थे, और जहाँ लाइन ड्रॉ की है वहां पर वो सारे पार्टिकल्स हैं जो क्रस्ट पे थे। ठीक है, तो इससे आपके पास ये फ्लैट वेव बन जाती है जिन्हें हम वेव फ्रंट कह रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपके पास एक्सप्लेनेशन का आइडिया इजी हो जाता है और ड्रॉ करना भी इजी हो जाता है। वरना हर वक्त 3D वेव्स बनाएंगे तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी, और उसमें आगे के कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जर्व करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वेव फ्रंट के बाद रिपल टैंक का कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब रिपल टैंक से जो रिजल्ट्स आए वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। रिपल टैंक का प्रोसीजर तो वो कभी भी नहीं पूछते। रिपल टैंक में से सबसे पहला जो रिजल्ट ड्राइव किया वो ड्राइव किया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इस तरह से ड्राइव किया गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर फ्लैट वाटर वेव्स ट्रेवल कर रही थी, फ्लैट वाटर वेव फ्रंट्स आप कह लो।
तो ये वेव फ्रंट्स थे जो कि सामने की तरफ जा रहे थे। इनके सामने आपने रख दिया एक बैरियर, मतलब रिपल टैंक के अंदर आपने क्या किया, एक उनके सामने रख दिया वुडन बार। ये आ गया बैरियर। अब बैरियर की वजह से सामने तो नहीं जा पाएंगे। तो ये जो व्हाइट लाइन थी, ये व्हाइट लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही थी इसकी डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इसकी ये डायरेक्शन थी पहले। अब क्योंकि इसके सामने आ गया बैरियर, अब बैरियर आने के बाद होता ये है कि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। अब वो चेंज होकर कहाँ जाएगी ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे। नॉर्मल लाइन होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये ठीक है, ये कहलाती है नॉर्मल लाइन। ये भी लाइट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर तो खैर बहुत जर्नल हम देख रहे हैं, इतना ज्यादा डिटेल में हम ड्रॉ भी नहीं करते। तो अब ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन से आपको ये पता चलता है कि ये जो लाइन की डायरेक्शन थी, इसका एंगल कितना बन रहा था। ठीक है, तो ये जो एंगल था ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई का मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जिस एंगल से आकर उसने हिट किया उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं। तो जिस एंगल से वो हिट करेगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रूल होगा कि जिस एंगल से हिट कर रही है उसी एंगल से आप उसे रिफ्लेक्ट कराओगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो हमने एंगल की मार्किंग रफली की है। तो आपके पास खैर जो भी यहाँ पर डायरेक्शन बन रही होगी उस डायरेक्शन में आप वेव्स को मूव करवाओगे। ठीक है, अब जैसे हमने एंगल सेलेक्ट किया, हमारे पास एंगल आ रहा है ये, और इस एंगल पर आपने क्या करना है कि वेव्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपके पास वेव की डायरेक्शन आ जाएगी। और एक चीज का और आपने ध्यान रखना है कि ये जो गैप होगा बीच में, ये होगा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, वेवलेंथ आपके पास यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, वेवलेंथ चेंज यहाँ पर नहीं होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास ये आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब ये प्रैक्टिकल किया गया तो इस प्रैक्टिकल से ये पता चला कि जिस एंगल से वेव आकर हिट करती है उसी एंगल से वेव रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आइडिया हमें मिला रिपल टैंक से सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद जो दूसरा आइडिया यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया रिपल टैंक से, वो था रिफ्रैक्शन का आइडिया। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि मीडियम में चेंज आना। मीडियम में चेंज कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रिपल टैंक था, अगर आप उसी को कंसिडर कर लो। अब उस रिपल टैंक के अंदर अगर आपने एक जगह पर एक ब्लॉक रख दिया,
अब होगा ये कि ब्लॉक रखने की वजह से जो वाटर की डेप्थ यहाँ थी वो अब यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो गई, और दोनों अलग अलग होने की वजह से ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा डीप, और ये हो जाएगा शैलो। और रिफ्रैक्शन में हमारे पास ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब आप कंपैरिजन करोगे इन दोनों का, डीप और शैलो का, तो डीप और शैलो में आप तीन चीजें कंपेयर करते हो: वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी। तो जब हम डीप वाटर के लिए लिखेंगे तो डीप वाटर के लिए हम ये लिखेंगे इसका वेवलेंथ होगा ग्रेटर, यानी वेवलेंथ बड़ी होगी। और शैलो में स्मॉल होगी। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड हाई होगी और यहाँ पर स्पीड लो होगी। ठीक है। शैलो में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी नंबर ऑफ वेव सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक तो आपने ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और इस इंफॉर्मेशन को अगर आपने ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ इस तरह से करेंगे कि आपके पास लेट सपोज सेम वही वेव फ्रंट्स हैं, वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया चेंज इन मीडियम, ये आ गया बाउंड्री। और बाउंड्री का मतलब कि लेफ्ट साइड पे मीडियम कुछ और है, राइट साइड पे मीडियम कुछ और है। लेफ्ट साइड पे जो मीडियम था वो लेट सपोज डीप है, और राइट साइड पे जो मीडियम है वो है शैलो। तो अभी हमने जैसे लिखा वेवलेंथ कम हो जानी चाहिए, वेवलेंथ कम होने का मतलब ये हुआ कि ये जो वेव ट्रैवल कर रही थी यहाँ पर, इनका आप वेवलेंथ भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनका वेवलेंथ कितना है। तो जब ये वो वेव्स यहाँ पर आकर बेंड होंगी तो बेंड होने के बाद इनकी जो डायरेक्शन है वो एक तो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और साथ ही साथ आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर जो इनका वेवलेंथ होगा ये भी कम हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है। तो वेवलेंथ कम हो गई, स्पीड भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, नंबर ऑफ वेव्स जो थी पहले वो बाद में भी वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिफ्रैक्शन का। तो अगर डीप से शैलो में जाएंगे तो आपको याद रखना है कि वैल्यूज कम हो रही हैं, और अगर शैलो से डीप में आ रहा होगा तो वैल्यूज जो है वापस से इंक्रीज हो रही होंगी। ठीक है। ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया। और इस कॉन्सेप्ट के बाद जो थर्ड रिजल्ट इसमें से ड्राइव किया था, पहला तो रिफ्लेक्शन किया, ये दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन, और जो तीसरा रिजल्ट ड्राइव किया रिपल टैंक से वो लास्ट है, और वो है डाइफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में ये है कि जब आपके पास एजेस होते हैं, जैसे आपके पास एक छोटी सी ओपनिंग है कहीं पर, वहां से वेव्स पास हो सकती हैं, तो जब वेव्स उसमें से पास होती हैं तो वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं। सो वेव्स स्प्रेड आउट व्हेन पास थ्रू अ गैप
और एचेस। तो इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है। इसमें दो केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस ये होगा कि व्हेन गैप इज ग्रेटर देन वेवलेंथ। तो अगर गैप बड़ा हो और वेव्स का वेवलेंथ छोटा हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर बड़े गैप को कंसिडर किया, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर वेव्स हैं। तो इनकी वेवलेंथ आप कंपेयर कर सकते हो कि वो कितनी है, और गैप कंपेयर कर सकते हो कितना है। ये इनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, और इनकी जो मेजरमेंट होगी ये वेवलेंथ है, और ये गैप है। तो डेफिनेटली गैप बड़ा है यहाँ पर वेवलेंथ से, तो इस कंडीशन में जो आपको रिजल्ट में वेव्स मिलेंगी वो कुछ इस तरह की मिलेंगी, स्लाइटली कर्व। ठीक है। और इस स्लाइटली कर्व होने की वजह से आपने वेवलेंथ को चेंज नहीं करना, वेवलेंथ आपने उतना ही रखना है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम वही है। तो वेवलेंथ इसमें दोनों साइड्स पर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, उन्हें चेंज नहीं करना, वो आप अभी क्वेश्चंस में जब करेंगे तो वहां पर भी उसकी एक्सप्लेनेशन हम कर लेंगे डिस्कस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आपके पास गैप शॉर्ट हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो वेवलेंथ के, मतलब वेवलेंथ या तो ग्रेटर हो गैप से या ऑलमोस्ट उसके इक्वल हो, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर गैप बनाते हैं। अब गैप है यहाँ पर बहुत शॉर्ट, और सेम वही वाटर वेव्स ट्रैवल कर रही है यहाँ पर। तो ये वाटर वेव्स यहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं, और वाटर वेव्स ट्रैवल करने के बाद अब यहाँ पर होगा ये कि उन्हें ओपनिंग इतनी छोटी मिलेगी कि वो कर्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सेमी सर्कल्स। ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप गैप देख सकते हो कि कितना छोटा था, और वेवलेंथ आप देख सकते हो कि कितना था। तो इस कंडीशन में आपको सेमी सर्कल मिलेंगे, और वेवलेंथ जो है वो आपने सेम ड्रॉ करना है। ठीक है। जो पहले था वही बाद में होगा। तो यहाँ पर भी वेवलेंथ आपके पास चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये आपके पास इसका तीसरा रिजल्ट हो गया जो आप रिपल टैंक से ड्राइव करते हो। और ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव का लास्ट टॉपिक था, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।